हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए स्पेशली तैयार की गई है। और ये पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के बेस पर है, जिसमें ऑलरेडी हमने 9 से 10 लेक्चर कर लिए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट की थी, और क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान में भी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। और आज हम उसमें टेम्परेचर के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पर आईएएस पीसीएस मेंस का प्लेलिस्ट होगा, क्योंकि स्पेशली मेंस के कॉन्सेप्ट को डील किया जा रहा है। यहाँ पे मेंस के कॉन्सेप्ट को जो है कि आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी एक अप्रोच विकसित हो सके कि किस प्रकार से आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, वो आपको तैयार होने चाहिए। और ये केवल ज्योग्राफी में ही नहीं, इसके साथ इंडियन इकोनॉमी, फिर साथ में साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, स्पेशल पेपर हो गए। तो ये हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको आप परचेस भी कर सकते हो। जिसके लिए डिस्प्ले पर दिए जा रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर यही नंबर वीडियो के नीचे भी दिए गए हैं, जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप वहां से पीडीएफ को बाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। तो कल की क्लास में दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने हीट बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जिस प्रकार से बजट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आदान और प्रदान, अर्थात आय और व्यय। उसी तरीके से हमने कल की क्लास में कवर किया था किस प्रकार से पृथ्वी 100 यूनिट जो ऊर्जा होती है, हीट होती है, उसको सूर्य से ग्रहण करती है, और उसमें कितना जो है कि एल्बिडो की तरह परावर्तित कर देती है, और कितनों को यूज करके अवशोषित करके फिर निष्कासन करती है। और इसमें जो होने वाले परिवर्तन को हम हीट बजट कहते हैं, जो नुकसान करता है। और वही हीट बजट ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट से जो हीट बजट होता है वो बिगड़ता जाता है। तो ये सारी क्लासेस तो हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। और आज हमारा टॉपिक शुरू होगा सबसे इंपॉर्टेंट, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले घटक में। मैंने बताया थे मौसम में 3 घटक होते हैं, एक होती है आर्द्रता, एक तापमान, और एक आपका वायुमंडलीय दाब। दाब से अपेक्षाकृत जो है कि तापमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता है, घटता है, और उसमें सूर्य की भूमिका क्या होती है। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना होता है कि वितरण को प्रमाणित करने वाले कारक, भाई तापमान को जो प्रमाणित करने वाले जो कारक होते हैं, यानी कि तापमान का जो वितरण है, वो कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के किसी एक हिस्से पे तापमान कितना है और दूसरे हिस्से पर कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं तापमान का जो हम वितरण कर रहे होते हैं, तो 2 तरीके से कर रहे होते हैं। एक तो हम वितरण कर रहे होते हैं क्षैतिज वितरण के रूप में, और एक हम बात कर रहे होते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में। ठीक है, क्षैतिज वितरण में हम 2 तरीके की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं अक्षांशीय वितरण की, और दूसरा होता है देशांतरी वितरण। समझने के लिए मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं इसके वितरण की बात करूं, क्षैतिज वितरण में, कि देशांतरी वितरण कैसा है या फिर अक्षांशीय वितरण कैसा है। आप जैसे मान लो कि ये भारत है हमारा, ठीक है, इस तरीके का, भारत को जो है कि मैं थोड़ा ढंग से बनाना कोशिश करता हूँ। ये साउथ इंडिया का पार्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखोगे कि सूर्य का तापमान इस तट के किनारे कितना है, यहाँ पर कितना है, मिड में कितना है, यहाँ पर कितना है। तो असल में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं देशांतर रेखाओं का ही प्रभाव होगा, जिसपे बताया जाएगा किस देशांतरी वितरण पे तापमान का प्रभाव कैसा है। वहीं अक्षांशीय वितरण में अगर आप देखोगे, तो भाई अक्षांशीय वितरण पे हम देखते हैं कि 8 डिग्री जो साउथ में होती है केरल के आसपास, या फिर 10 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री सह्याद्री, या फिर 26 डिग्री, 30 डिग्री पर तापमान कैसा होता है। तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है, इसमें भी हमें देखना होता है कि किस प्रकार से तापमान का वितरण प्रभावित हो रहा है। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो है कि शब्द आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म्स आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम बोलते हैं, यानी आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थात आपतन कोण, जो कि तापमान से संबंधित होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी एक पृथ्वी की सतह होती है और सूरज की जो किरणें आ रही होती हैं, उनके मध्य में एक कोण बन रहा होता है, उसी को हम कहते हैं आपतन कोण। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप एक सन देख पा रहे हो, ठीक है, सूरज देख रहे हो, और यहाँ से एक सौर्य की किरणें आ रही हैं, और मान लेते हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक पृथ्वी है, ये जो है इस तरीके से, और जहां पर ये किरणें गिर रही हैं, वहां पर पृथ्वी की सतह पर एक एंगल बन रहा होता है, और इस एंगल के माध्यम से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी की सतह और सौर विकिरण के मध्य निर्मित होने वाले कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा कि आपतन कोण का मान किससे संबंधित है, या आपतन कोण की जो व्याख्या वो किससे संबंधित है। तो आप कहोगे पृथ्वी पर आने वाले तापमान से संबंधित है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो किरणें आ रही होती है सूर्य से, शॉर्ट वेव रेडिएशन से, तो इनके बारे में आपतन कोण के बारे में पता चलता है। अब इसको समझने के लिए, अब यहाँ पर आपको अगला स्टेटमेंट लिख रहा है
कि सौर विकिरण के अगर तिरछेपन में वृद्धि होती है या फिर आपतन कोण की वैल्यू में कमी आती है तो इससे वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण या परावर्तन अधिक होता है। ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पर देखने वाली बात है कि जैसे जैसे सूर्य की किरणों में तिरछापन आएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है कि एक एनवायरनमेंट है, अर्थात कि वायुमंडल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये वायुमंडल है और यहाँ पे जो है कि सन है, मान लेते हैं सन। तो जो सन की किरणें सीधी पड़ती हैं जब वायुमंडल पे, तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कि सीधी किरणें पड़ने से बहुत ज्यादा जो है कि तापमान गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं यही चीज कहूँ कि अगर यही चीज सूर्य की किरणें जब यहां पड़ रही होंगी इस वाले पॉइंट पे, नॉर्थ वाले पॉइंट पे, जहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, कुछ इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, या फिर साउथ में देखोगे तो देखोगे कि इनमें क्या हो रहा है, तिरछेपन में वृद्धि हो रही है। समझना मेरी बात को, तिरछेपन में जब वृद्धि हो रही है तो क्या पृथ्वी पर जो पड़ने वाली किरणें जो सीधी डाल रही थी, जितना टेम्परेचर यहां से गर्म हो रहा है, क्या उतना ही तिरछेपन में गर्म हो जाएगा क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं वो या तो अवशोषण वहीं कर ले रही हैं, सौर जो विकिरण है उनका अवशोषण या तो वहीं हो जा रहा है या फिर उनको परावर्तित कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या होता है कि तिरछेपन में वृद्धि जब होती है और जितना अधिक तिरछेपन में वृद्धि होगी उतने ही आपतन कोण का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। इट मीन्स कि क्या समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा प्राप्त होगी वो कम प्राप्त होगी और इससे तापमान भी हमारा कम होगा। इसके पीछे का रीजन क्या निकला कि भाई आपतन कोण का मान या तो जितना भी कम होगा, आपतन कोण का मान जितना कम होने का मतलब हो गया कि सूर्य की किरणें उतनी ही ज्यादा तिरछी जाएंगी और जितनी ज्यादा तिरछी जाएगी या आपतन कोण की वैल्यू कम होगी उतना ही पृथ्वी पर जो है कि सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी और तापमान में कमी आएगी। तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर कहूं कि आपतन कोण अगर कम है तो मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी का तापमान भी कम है। दोनों की समान संबंध है कि नहीं है? या फिर यह भी कह सकता हूं कि अगर तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, अर्थात कि सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी जा रही हैं, तो टेम्परेचर में कमी होगी। भाई आपको गर्मी कब लगती है? जब सूर्य हमारी 0 डिग्री पर डायरेक्ट चमकता है या फिर कर्क रेखा तक पूरा डायरेक्ट जो है कि हमें फोकस करता है या फिर मकर रेखा के बीच तक जो है कि डायरेक्टली हम पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। लेकिन अगर सीधी न पड़ के ये किरणें तिरछी पड़ने लगे, आप इमेजिन करो ना कि जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, अभी मैं 10 मिनट बाद जो है कि उस कॉन्सेप्ट को भी इमेज के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो जो सीधी किरणें पड़ रही होती है, बल्कि वो नॉर्थ या साउथ पोल पे कैसी पड़ रही होती है, तिरछी पड़ रही होती है, तो वहां पे तापमान क्या होता है, कम होता है। समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया, जहां पे मैंने लिखा है N और S। अब यहां से जो किरणें आ रही हैं वो तो सीधी पड़ रही हैं, लेकिन जो किरणें यहां डाल रही हैं तिरछे करके, ठीक है, जो नॉर्थ पोल पे डाल रही हैं या फिर साउथ पोल पे डाल रही हैं, तो इनके तिरछेपन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी कि जब तिरछेपन में वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ पोल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम पहुंच रहा है, क्योंकि डायरेक्टली जो है कि सूर्य की किरणों का असर वहां पे बहुत कम देखने को मिल पा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो सौर विकिरण का तिरछापन में अगर वृद्धि होगी, यानी ज्यादा तिरछी जाएगी, ज्यादा ही तिरछी जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि उतना ही जो है कि टेम्परेचर उस क्षेत्र में कम देखने को मिलेगा, या पृथ्वी की सतह पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में आप देखोगे ऊर्जा की मात्रा कम प्राप्त होगी। और जब सौर विकिरण कम प्राप्त होगी तो तापमान भी आपका कम होगा। तो यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझ गए, इस बात को कि किस प्रकार से इसका संबंध इसमें देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट आता है कि ठीक है सर, आपने मुझे बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही टेम्परेचर कम होगा, ये तो मैं समझ गया। लेकिन सर ये कैसे डिसाइड होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या तिरछेपन में वृद्धि कैसे होगी, किन कारणों से होगी? ऐसे भी तो कुछ कारक होने चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, 3 यहाँ पे फैक्टर देखने को मिलते हैं। आपतन कोण के निर्धारण करने में 3 कारक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका एक पृथ्वी बना हुआ है जिसपे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ भी लिखा हुआ है और साथ में 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है। यहां पर आप देखोगे कि अक्षांशीय स्थिति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अक्षांशीय स्थिति की, अर्थात ये स्थानिक परिवर्तन से संबंधित है। स्थानिक परिवर्तन से संबंधित है। भाई अक्षांश में क्या हो रहा है? आप मुख्य रूप से स्थान का ही तो परिवर्तन कर रहे हो ना। भाई अभी आप यहां पर थे,
0 डिग्री के पास थे, फिर आप ऊपर चले गए, कटिबंध में चले गए, उष्ण कटिबंध में, और आप ऊपर गए तो शीतोष्ण जोन में आने लगे, और ऊपर आ गए तो ध्रुवीय क्षेत्र में आने लगे। तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हो रहा है। और आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था क्लाइमेटोलॉजी के कि अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो आप किस चीज को फिक्स रखोगे, टाइम को फिक्स रखोगे। और मैं मानता हूं कि दोपहर 12 बजे की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, मैं अगर दोपहर 12 बजे की बात करता हूं तो उसमें मैंने टाइम तो फिक्स कर दिया, लेकिन स्थान परिवर्तन हो रहा है और मैं हर अक्षांशीय विस्तार पर ये देखूंगा कि कहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं और कहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। दूसरा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव होता है या जो परिक्रमण होता है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो किरणें मतलब सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर जो है कि कुछ हिस्सों में सीधी पड़ती हैं और कुछ हिस्सों में तिरछी पड़ती हैं। तीसरा एक फैक्टर होता है कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कि घूमती है, 23.5 डिग्री पर जो है कि घूमती है झुकी हुई, जिस वजह से दिन का समय अलग होता है, रात का समय अलग होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव करके घूमती है या फिर वो घूर्णन करती है तो ऐसे में वो कालिक परिवर्तन से सम्मिलित होती है, यानी कि अपना क्या कर रही है, टाइम बदल रही है, लेकिन स्पेस या जो स्थल है वो आपका फिक्स होगा। लेकिन यहां पर जब आप अक्षांशीय विस्तार की बात करते हो तो पृथ्वी की गोलाभ आकृति होने के कारण इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा, अब यहां पर समझो, देखो ये रहा आपका, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पेन ले लेता हूँ, या चलिए ब्लू कलर का लेता हूँ। यहां पर आपने देखा, इसको मैं ग्रीन ही ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहां पर आपने देखा कि ये हमारी एक पृथ्वी है जिसमें 0 डिग्री भी लिखा है, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा एक सूर्य देवता है जो कि क्या कर रहा है, किरणों को जो है कि प्रसारित कर रहा है, पृथ्वी की ओर प्रसारित कर रहा है। आप देखो 0 डिग्री की ओर प्रसारित कर रहा है, वहीं जो है कि 90 डिग्री की ओर भी जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य से उत्पादित हो रही हैं ये किरणों में तिरछेपन में भी जा रही है। अब यहां पर देखो 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सौर की किरणों में क्या हो रहा है, तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, और तिरछेपन में वृद्धि होने से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा कम प्राप्त हो रही है पृथ्वी को, जिससे औसत वार्षिक तापमान आपका कम हो रहा है। कैसे समझने वाली बात है, मान लीजिए ये पूरी लाइन को आप मत देखिए, आप इस चीज को इमेजिन करिए कि यहीं सूर्य से मैंने एक किरण निकाली यहां पर, फिर एक दूसरी यहीं पर, फिर यहीं से और ऊपर की ओर निकाला, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था मैं, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर बढ़ा, फिर मैं 90 डिग्री साउथ की ओर बढ़ने लगा इस तरीके से, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं किरणों में तिरछापन बढ़ता जा रहा है, या फिर नॉर्थ में जा रहा था तो किरणों में तिरछापन बढ़ता जा रहा था। अब इस तरीके से जो इमेज आपके सामने आई तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ के बिंदु पे जा रहा हो या साउथ के बिंदु पे, तो जो किरणें हैं उनके तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, और ऐसे में जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो भी कम प्राप्त हो रही है, और औसत वार्षिक तापमान भी हमारा कम हो रहा है। तो आपने एक पॉइंट तो समझ लिया कि तापमान को प्रभावित करने में एक यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पृथ्वी की जो गोलाभ आकृति है, जियोइड स्थिति है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर समान रूप से सभी क्षेत्रों में एक जैसा तापमान नहीं पहुंचता है। और यहीं पे अगर आप देखोगे कि पृथ्वी अगर जब घूर्णन कर रही होती है तो जिस समय इस वाले एरिया पे जो है कि तापमान गिर रहा होता है, इस समय यहाँ पर जो है कि तापमान कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर तो रात का समय हो रहा होगा, क्योंकि इन एरिया में जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहां पर तो होगा दिन का समय, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में रात का समय होगा। लेकिन जब यह भी पृथ्वी घूमते हुए जब ये वाला हिस्सा आपके सूर्य की किरणों की तरफ पड़ेगा तो यहाँ पे दिन परिवर्तित हो जाएगा, रात परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अक्षांशीय विस्तार पे। अब ये मैंने चीज आपको दिखा दी कि जैसे जैसे आप अक्षांशीय विस्तार पे ऊपर बढ़ते जाओगे, नीचे जाओगे, 0 से 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 50 25 40 50 करके, ऐसे करके आप जब 0 से ऊपर या नीचे जाओगे तो आपके सौर की विकिरण जो है उसमें तिरछेपन में वृद्धि होगी। और इसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका स्थान तो बदलता जा रहा है लेकिन समय नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि समय हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो दिन के समय में तो कर रहे हैं, तभी तो हमें सूर्य देवता दिख रहे हैं और सूर्य की किरणें हमें देखने को मिल रही हैं। तो हम जो भी एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दिन के समय में कर रहे हैं, न कि रात में। तो हमारा टाइम तो फिक्स है लेकिन हमारा स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि दिन के समय में 0 डिग्री पे जितना अधिक तापमान मिलता है उतना 90 डिग्री पे तापमान नहीं मिलता है, या 0 से 90 डिग्री पर जाने पे तापमान में कमी आती है। एक फैक्टर तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव होता है, परिक्रमण होता है, इसका क्या सेंस होता है, और यहां पर आप पूरी कंडीशन को समझ जाओगे। यहां पर क्या समझोगे इस चीज को? अब यहां लिख रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव जो है और परिक्रमण जो कर रही है। ध्यान देना कि एक शब्द होता है दोस्तों परिभ्रमण, ठीक है।
परिभ्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पे अपना चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो कि 24 घंटे में लगा लेती है। कितने घंटे में लगाती है? एवरेज 24 घंटे में लगा लेती है, और इस वजह से 24 घंटे में 12 घंटे का दिन हो जाता है और 12 घंटे की रात हो जाती है। लेकिन एक और शब्द होता है परिक्रमण, जिसको लगाने में लगभग पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, और ये सूर्य के चारों तरफ लगाने वाले चक्कर को कहते हैं। और इसमें सामान्यतः 12 घंटे का दिन और रात नहीं होता, बल्कि इसमें ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। जैसे 3 महीने की गर्मी होती है, 3 महीने की बरसात ऋतु होती है, फिर 3 महीने की सर्दी ऋतु होती है, फिर 3 महीने की इसी तरीके शरद ऋतु होती है। तो ये अलग अलग ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू अगर आप उठाकर देखोगे 2017 के आसपास का, तो उसमें सीधा सीधा एक प्रश्न इसी पर पूछा गया है। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि पृथ्वी अपने नत अक्ष पर झुकी हुई है। नत अक्ष का मतलब होता है अपने 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है, और वो साथ में परिक्रमण कर रही होती है, झुकी हुई नत अक्ष पर झुकी हुई परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण का मतलब होता है कि वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिसमें 365 दिन लगेंगे, और ऋतु परिवर्तन का ही सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको 24 घंटे में ही पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है अपना, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दोनों की इंग्लिश होती है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि रोटेशन किसके लिए कहा जाता है, सूर्य के चक्कर या अपने अक्ष पे, या फिर रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ानी होगी। देखिए, आपको अगर ज्योग्राफी को सीखना है ना दोस्तों, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी आसान से आसान कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने दिमाग में ऑब्जर्वेशन की क्षमता को नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी को समझने में दिक्कत होगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप दिन प्रतिदिन जो भी प्रक्रिया कर रहे होते हो, जो भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जैसे अभी मई का समय चल रहा है, 1-2 मई का है, और इस समय धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी तरफ डायरेक्टली पड़ रहे हैं, अर्थात 0 डिग्री से ऊपर आ चुका है सूर्य, जो मार्च के बाद प्रवेश करता है सीधे कर्क रेखा की ओर, और 21 जून तक सूर्य हमारे कर्क रेखा पे आ जाएगा, यानी हमारे मिड इंडिया पे सीधे सीधे चमकेगा, और उस समय बहुत तेज जो है कि गर्मी भी बढ़ेगी। ध्यान से समझना, हालांकि बरसात भी उस समय हो रही होगी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी कैपेसिटी है ना, ये आपको इमेजिनेशन कराएगी। क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि हम एक आपके सामने चंद्रमा उतार के रख दें, पृथ्वी उतार के रख दें, और आप फिर उसको स्टडी करो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं कि सन ये रहा, सूर्य की बात करें, और सूर्य आपको पता है कि सूर्य क्या होता है, स्टेबल होता है। सूर्य अपनी जो है कि स्टेबिलिटी के कारण होता है, लेकिन पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, जिसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। अब जैसे आपको इमेजिनेशन ये रखनी है, यहां पर आपको पृथ्वी की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। इन चारों स्थितियों पे कोई ना कोई जो है कि अयनांत बन रहा होता है, या तो ग्रीष्म अयनांत बनेगा, या शीत अयनांत बनेगा, या फिर विषुव अयनांत बनेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं यूपीएससी लेवल पर। अब यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा नॉर्थ पोल, एक दिख रहा होगा साउथ पोल। आप जरा चारों में ही देख लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये क्या मिलान कर रही है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। तो ये कैसी रेखा होगी, मैं इसको कह सकता हूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी कि नहीं होगी भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, क्योंकि देशांतर रेखाएं ही नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा बिल्कुल नहीं है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये रेखा आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में जो रेखा चलनी चाहिए वो ये चलनी चाहिए कि भाई ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री, ये वाली, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री जो है कि कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा है, और ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है। तो ये 4 रेखाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जरा यहाँ पे देखो, मेरे साथ चलो भाई, हम मार्च से शुरू करते हैं। मान लेते हैं मार्च से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने जो इंडियन का पहला लेक्चर जो आपको इंडियन वाला बताया था कि किस प्रकार से हम भारत की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी मैंने मार्च से शुरू किया था, और दोबारा मैं मार्च तक पूरे 12 महीनों का कैलकुलेशन आपको समझाया था मैंने। अब जैसे मैं अगर कहता हूं कि मार्च में अगर हमें है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री पे जो है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं किस समय, मार्च में, यानी 21 मार्च के आसपास जो है कि पृथ्वी की 0 डिग्री पर सीधे सीधे किरणें पड़ती हैं। अब मुझे ये बताओ भाई, पृथ्वी तो घूम रही है साउथ पोल की तरफ, जो है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हमारा भारत किधर है, इस तरफ है ना, हमारा भारत तो नॉर्थ पोल में है। अभी तो ये 0 डिग्री पे पड़ रही है, अभी ना ये साउथ पोल में जा रही है, लेकिन ना नॉर्थ पोल में जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी का मतलब सूर्य का उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा? हमें तो ये नहीं पता। लेकिन अब इमेजिनेशन रखना,
पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य का चक्कर लगा रही है और चक्कर लगाते लगाते वो कुछ यहाँ पर पहुंचती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून में पहुंचने पे अब ये सूर्य की किरणें तो ऐसी चल रही है ना, इमेजिनेशन देखो, सूर्य की किरणें ऐसी चली, लेकिन यही वाली पृथ्वी उठ के यहां आ जाती है और ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पर ये सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ने लगती हैं। समझ पाए यहां तक? मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि भाई 21 मार्च से जब शुरू करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 21 जून को 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होती हैं। और ये रही आपकी 0 डिग्री की रेखा, जहां से वो ऊपर की ओर खसक गई। ऊपर की ओर खसकने का मतलब होता है कि सूर्य का उत्तरायण हो गया। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, घर में आपके जो बुजुर्ग होते हैं कहते हैं कि सूर्य भगवान का उत्तरायण हो गया है और अब गर्मी का मान बढ़ेगा, गर्मी का तापमान बढ़ेगा। तो भाई मई जून में क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है। और 21 जून को 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे सूर्य जब सीधे चमकता है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो समर सॉलिस्टाइस भी कहते हैं, जो कि 21 जून की घटना होती है। थोड़ा सा और जूम कर दो, समझ में आ गया? 21 जून की एक घटना है और इस समय समर सॉलिस्टाइस होती है। समर सॉलिस्टाइस अर्थात कि मार्च से लेकर जून के मध्य तक होती है और इस समय सौर किरण जो होती है वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर विस्थापित होती है। भाई विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे चमक रही थी मार्च में, लेकिन जैसे जैसे वो अप्रैल, मई, जून तक आई और वो धीरे धीरे जो है कि 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते चलेगी नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थात कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा की ओर वो वृद्धि करती चलेगी। अब आपके दिमाग में होगा कि सर पृथ्वी तो अभी भी ऐसी घूमेगी, तो जी बिल्कुल घूमेगी। और इस वजह से घूमते घूमते जो है कि अभी भी इसका साउथ पोल तो उधर ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पलट जाएगी, नॉर्थ पोल नीचे हो जाएगा, साउथ पोल ऊपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी ने फिर अपना जो है कि रोटेशन शुरू किया, यानी परिक्रमण, और यहां तक आते आते जो है कि साउथ पोल नीचे है और नॉर्थ पोल ऊपर है। अब ऐसे में सूर्य की किरणें फिर से दोबारा 23 सितंबर के आसपास 0 डिग्री पर सीधे पड़ने लगती है। ध्यान से समझ लीजिए, ये इमेज देखिए, ये देखिए कहाँ पे पड़ रही हैं, सारी की सारी किरणें मैं कहाँ डाल रहा हूँ, 0 डिग्री पे डाल रहा हूँ। नॉर्थ पोल अभी भी ऊपर है, साउथ पोल अभी भी नीचे है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा पे जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो उसे हम विषुव कहते हैं, यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। और यही विषुव का समय आपके 21 मार्च को भी होता है। अर्थात पृथ्वी का मतलब कि जो सूर्य का 2 बार इक्विनॉक्स बनता है, जब वो 0 डिग्री पे 21 मार्च को किरणें सीधे गिराती हैं, या फिर 23 सितंबर को जब सीधे सीधे सूर्य की किरणें हमारे 0 डिग्री पर गिरती है। और फिर पृथ्वी फिर ये घूमते घूमते और आगे जाती है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जब आप पहुंचते हो तो दिसंबर में भी आपका साउथ पोल नीचे ही होता है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है। तो 22 दिसंबर के समय जो मकर रेखा होती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ पोल में, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं और इसको हम लोग शीत अयनांत कह देते हैं या फिर विंटर सॉलिस्टाइस कह देते हैं, जिसमें सितंबर से दिसंबर तक किरणें जो है कि विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर विस्थापित कर रही थी। अभी हमने जब पढ़ा था सितंबर में, मतलब कि जून में जब कर्क रेखा पे पड़ रही थी, तो हमने ये कहा कि भाई मार्च से जून आते आते जो विषुवत रेखा थी, मतलब जो सूर्य की किरण थी, वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रही थी। लेकिन अब हमने क्या देखा कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ की ओर जो है कि मकर अयनांत के समय जाती हैं किरणें, और फिर यही जो है कि आ जाती है वापस मार्च में घूम के। इसको और आसान भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर डायग्राम आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें आपको क्लियर हो जाए। फिर इस पे मैं तापमान का प्रभाव बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे शुरू करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। भाई 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, 23.5 डिग्री ये साउथ है। सूर्य की किरणें जो है कि यहाँ से शुरू होती है सितंबर, मतलब चलो मार्च में हम मान लेते हैं, ये रहा मार्च है। मार्च से शुरू किया, मार्च से शुरू करने के बाद ये सीधे गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो है कि कर्क रेखा पे जो है कि सूर्य की किरणें पड़ी। फिर जून से यही जो है कि वापस होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर ये 23 सितंबर के आसपास फिर 0 डिग्री पे चमकता है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर आने पे ये 23.5 डिग्री मकर रेखा पर चमकने लगता है। फिर दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते फिर ये 0 डिग्री पर चमकता है। तो सेम इसी प्रोसीजर से आप देखोगे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की ओर सूर्य की किरणें चलती रहती हैं। अब यहाँ पे आपको पूरे डायग्राम के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँ कि किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण का मान समान नहीं होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपतन कोण का मान कम है तो
पृथ्वी का तापमान भी कम होगा, अर्थात तिरछेपन में वृद्धि होगी। आपने अभी देखा कि किसी भी अक्षांश पर क्या वर्ष भर आपतन कोण का मान समान है? आपतन कोण का मान तभी समान होगा जब पूरे वर्ष एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही जगह पे सूर्य की किरणें पड़ती हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। मार्च से जैसे ही आप एक दिन 2 दिन करके आगे बढ़ रहे होगे तो ये 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की ओर बढ़ रहा होगा, और ऐसे में सूर्य की किरणें जितनी सीधी 0 डिग्री पर पड़ रही थी उतनी सीधी 1 डिग्री या 2 डिग्री पर नहीं पड़ रही होगी। थोड़ा बहुत तिरछापन बढ़ रहा होगा, थोड़ा बहुत तिरछेपन में वृद्धि हो रही होगी, अर्थात आपतन कोण का मान कम हो रहा होगा। और ऐसे ही करके फिर ये यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा से वापसी जाने पर 0 डिग्री की तरफ फिर से इसका मान कम हो रहा होगा। तो ये चीजें आपको समझ, तो यहाँ पर ये चीज आपने समझी कि किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण का मान समान नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ष भर तापमान की वैल्यू अलग अलग जगह पे होगी। अर्थात आप देखोगे कि विषुव के समय विषुवत रेखा पर, और ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर, और शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर सामान्यतः सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही थी? लंबवत पड़ रही थी। यानी विषुव के समय 0 डिग्री पर जो है कि सीधी किरणें पड़ रही थी। लंबवत का मतलब होता है 0 डिग्री पर किरणें सीधी पड़ रही थी उस समय सूर्य के एकदम नजदीक होने की वजह से। या फिर कर्क रेखा पे जो है कि सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ रही थी, और शीत अयनांत यानी मकर रेखा पर भी सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ रही थी। कब? 21 दिसंबर के आसपास। तो इस समय अन्य टाइम की अपेक्षा आप देखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो ये आपने देखा कि विषुव के समय या फिर ग्रीष्म अयनांत के समय या शीत अयनांत के समय सामान्यतः 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य टाइम की अपेक्षा तापमान की वृद्धि ज्यादा रहेगी। और दूसरा जो ऊपर मैंने बताया कि किसी भी अक्षांश पर आपतन कोण समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव होता है और वो परिक्रमण कर रही होती है, इसीलिए मार्च में 0 डिग्री पर पड़ती है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई जून आते आते वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हो जाती है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आते आते फिर वो 0 डिग्री पे आती है, और फिर जो है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाते हुए फिर वो क्या होती है? साउथ में चली जाती है, कर्क मकर रेखा पे। इसकी वजह से जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा से या तो उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर विस्थापित हो रही होती हैं। और किसी अक्षांश का वर्ष भर टेम्परेचर एक समान नहीं होता, जो कि मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, परिक्रमण कर रही होती है सूर्य का, जिस वजह से किसी भी अक्षांश पर एक जैसा तापमान देखने को नहीं मिलेगा। और शायद यही कारण है कि आप देखोगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा माना जाता है 8 डिग्री के आसपास 9 डिग्री के आसपास, वहां पर अगर तापमान इस समय ज्यादा होगा तो सामान्यतः 32 डिग्री 33 डिग्री या 22 डिग्री पर तापमान सामान्यतः कम देखने को मिलेगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये आपके उत्तरी अक्षांश की ओर है, और ऐसे में हर एक अक्षांश पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक अक्षांश पे किरणों का मान अलग अलग पड़ता है, आपतन कोण की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आप ये मान के चलो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। लेकिन मैं अगर आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँ यूपीएससी लेवल से, कि मुझे ये बताइए कि मतलब कि मकर रेखा पे या फिर कर्क रेखा पे या 0 डिग्री पे, इन तीनों कंडीशन में सबसे अधिक तापमान की वैल्यू कहां आप नोटिस करोगे? आप कहोगे सर 0 डिग्री पे भी लंबवत पड़ रही है, कर्क रेखा पे भी लंबवत पड़ रही है, मकर रेखा पे भी लंबवत पड़ रही है, यानी इन तीनों ही जगह पे तापमान लगभग बराबर होगा। आप ये भी उत्तर दे सकते हो, कहोगे सर अभी आपने ये पैराग्राफ पढ़ाया, तो मैं कहूंगा कि नहीं, तीनों का उत्तर समान नहीं होगा। सबसे अधिक जो तापमान देखने को मिलेगा वो कर्क रेखा या मकर रेखा पर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप एक तरीके से एग्जाम्पल समझो कि रेलवे की जो गाड़ीज हैं, जो रेलवे ट्रेन होती हैं, वो कहां पर सबसे अधिक समय व्यतीत करेंगी? यार्ड में करती हैं या एक स्टेशन पे करती हैं? तो आपका अगर उत्तर मान लो स्टेशन पे हुआ तो आपका उत्तर गलत है। मैं कहता हूं कि अगर दिल्ली से आपको बिहार जाना है, आप दिल्ली से ट्रेन निकलती है, और दिल्ली से निकलने के बाद बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन कई सारे पड़ते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेशन पे किसी एक स्टेशन का अगर मैं नाम लूँ, या गाजियाबाद का ले लूँ, कानपुर ले लूँ, इलाहाबाद ले लूँ, या फिर पटना वगैरह, हर एक स्टेशन पे 10 मिनट 15 मिनट से अधिक गाड़ी नहीं रुक रही है, यानी वहां पर उसका जो है कि रुकने का समय कम है। लेकिन या तो दिल्ली के यार्ड में वो 3-4 घंटे खड़ी थी, या फिर जो है कि पटना के यार्ड में वो 3-4 घंटे खड़ी थी। तो इसी तरीके से सेम सूरज की भी स्थिति होती है, क्योंकि जब सूर्य मार्च से लेकर जून की तरफ आता है तो लगभग आप देखोगे कर्क रेखा की ओर आने पर भी तापमान बढ़ता है, और जब कर्क रेखा से 0 डिग्री की ओर जाता है तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तापमान रहता है। तो कर्क रेखा पे दो ऐसी कंडीशन है कि जिनकी वजह से तापमान ज्यादा रहता है, यानी एक तो कर्क रेखा की ओर आने पर, और एक कर्क रेखा से जब निकलती है तो भी यहाँ पे सूर्य का तापमान ज्यादा होता है। इसी तरीके से आप साउथ में देखोगे, मकर रेखा की ओर जब
सितंबर से दिसंबर की ओर आते हैं तो भी मकर रेखा की तरफ तापमान लगातार बढ़ता हुआ आ रहा होता है, और जब मकर रेखा से मार्च की ओर चलते हैं यानी 0 डिग्री की ओर, तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तापमान बचा हुआ रहता है। तो सबसे अधिक सूरज ने अपना समय व्यतीत कहाँ पे किया? कर्क रेखा और मकर रेखा पे। एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से जब वहां से निकल रहा है तो भी वहां पे कुछ ना कुछ अपना टेम्परेचर छोड़ते हुए जा रहा है। और ऐसे में आप देखोगे कि अगर यहाँ पे देखोगे कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अपेक्षाकृत यहाँ पे टाइम जो है कि अधिक रहता है वर्ष भर। लेकिन अगर इन स्थित क्षेत्र को देखोगे तो इसी को हम उष्णकटिबंधीय जोन भी कहते हैं, जो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में होते हैं। तो कर्क और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एक बार सीधी और लंबी अवधि तक पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे तापमान सबसे अधिक होता है 0 डिग्री की अपेक्षा। अब यहाँ पर यह भी आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल के तरीके से क्लियर हो गया कि हाँ भाई, जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा लंबे समय तक रुकेंगी, ज्यादा समय व्यतीत करेंगी, वहां पे जो है कि तापमान में अधिक वैल्यू देखने को मिलेगी। तीसरा एक फैक्टर हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर मैं आपको बताऊं कि तापमान में एक तो हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को निर्धारित करने के 3 कारण थे ना। एक तो मैंने आपको बता दिया स्थानिक परिवर्तन, जो कि अक्षांशीय विस्तार जो था ये वाले पैटर्न। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से पृथ्वी अपने नत अक्ष पे या अक्ष पे झुकाव की हुई है और परिक्रमण। तीसरा आता है आपका पृथ्वी का घूर्णन, जो दिन के समय सामान्यता होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे अगर आप देखोगे सामान्यतः दिन के समय, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पे तो 24 घंटे में घूम जाती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। 0 डिग्री पे ये विशेषता सामान्यता देखने को मिलती है कि 0 डिग्री पे 12 घंटे का दिन भी होता है, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में जाओगे या दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो हो सकता है कहीं पे 10 घंटे का दिन मिलेगा, 14 घंटे की रात मिलेगी, या फिर कहीं पे 14-15 घंटे का दिन मिलेगा और 8-10 घंटे की रात मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे समझो कि भाई ये रहा जो है कि आपकी पृथ्वी, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम बेसिक से लेकर समझाना चाह रहा हूं, जिससे आपकी एक समझ विकसित हो सके। अगर आप अभी भी नहीं समझना चाहोगे तो फिर ये आपकी गलती होगी, और इस तरीके से पूरे YouTube पर आप देख सकते हो कि कोई क्लास नहीं पढ़ा रहा होगा। और इस तरीके के आप नोट से क्या है, कम से कम समय में, यानी टोटल मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी केवल 85 पेज में दोस्तों, 85 पेज के नोट्स में आप जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, ओशिनोग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। और जियोमॉर्फोलॉजी के आप लेक्चर्स को देख सकते हो, जो क्लाइमेटोलॉजी से पहले मैंने 7-8 लेक्चर कराए हैं। इस तरीके से कराए कि सारे मेंस के प्रश्न भी उससे कवर हो रहे हैं। और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो मैं यूपीएससी के लिए करा रहा हूँ, लगभग 9 से 10 टेस्ट हो चुके हैं। उसमें जिस भी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आईएएस एग्जाम के लिए होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहां से मिल रहे हैं उन क्लासेस से। आपने क्लासेस अगर की हैं तो आपको वो सारे उत्तर वहां से देखने में मिल रहे होंगे कि हाँ यहाँ से ये उत्तर सॉल्व हो रहे हैं। तो ये नोट्स की इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ। अब जरा मैं बात करूं कि सूर्योदय से अगर मैं बात करूं, यानी ईस्ट से सूर्योदय का जब दोपहर तक जो है कि अगर आप देखोगे तो सौर किरणें में तिरछेपन में कमी आ रही होती है, कमी आ रही होती है। ध्यान से समझना भाई, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे तिरछापन अधिक है, फिर यहाँ पे हल्का कम हुआ तिरछापन, यहाँ पे और कम हुआ तिरछापन, यहाँ पे और कम हुआ तिरछापन, और यहाँ पे और भी कम हो गया। तो बताओ तापमान में सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ से मिल रहा है? आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो टेम्परेचर कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अधिक मिल रहा है पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि तिरछेपन में क्या है, वृद्धि है, तिरछापन अधिक है। लेकिन यहाँ पे जो है कि अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणों में तिरछापन कम है, क्योंकि अब पृथ्वी के सीधे ऊपर ही हमारे ऊपर सर के ऊपर सूर्य चमक रहा है, इसलिए हमारी परछाई भी नहीं बनती है, और इस वजह से यहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है। तो इस सूर्योदय के समय तो सिंपल सी बात है, सूर्योदय से अगर दोपहर तक जाओगे तो सौर की किरणों में क्या होगा, तिरछेपन में कमी होगी। अर्थात तिरछेपन में कमी का मतलब हो गया टेम्परेचर में वृद्धि हो रही होगी धीरे धीरे। लेकिन अर्थ पे अगर आप देखोगे दोपहर के समय जहां पे सीधी किरणें पड़ रही होती हैं और सौर ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन इसी के बाद फिर जब शाम की ओर चलते हैं सूर्यास्त के समय, तो सौर किरणों में क्या होने लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। सूरज की किरणें जो है कि लंबी होने लगती हैं, और ऐसे में सूर्यास्त के समय दोपहर के बाद से लेकर सूर्यास्त तक में आप देखोगे तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, और तिरछेपन में वृद्धि का मतलब है कि टेम्परेचर भी कम हो रहा होता है। तो अब आपने ये देखा कि आप इस लाइन को अगर समझ पाओगे, अगर क्या लिखा है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपतन कोण की वैल्यू एक समान नहीं होती है, इसलिए पृथ्वी पर 24 घंटे में भी अलग अलग समय में अलग अलग टेम्परेचर हर जगह होता है। तो यहां से आपने एक चीज तो समझ ली कि भाई ये जरूरी नहीं है कि सूर्योदय के समय जितना तापमान मिलेगा उतना ही सूर्योदय के बाद सूर्यास्त में या दोपहर में। आप देखोगे सूर्योदय के समय जो
टेम्परेचर होता है, किरणें होती हैं, वो हमें ठंडक सी महसूस कराती हैं। आप सुबह गर्मी का समय चल रहा है, सुबह 4 से 5 बजे आप अगर अर्ली मॉर्निंग में रनिंग करने निकलते हो या टहलने में निकलते हो, तो धीरे धीरे जो 5 बजे 5:30 बजे जो सूर्य की किरणें आपके फेस पर लगती है, आपकी बॉडी पर लगती है ना, तो वो आपको एक ठंडक महसूस कराती है। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी से बहुत दूर है सूर्य, अर्थात कि बहुत तिरछी पड़ रही है किरणें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको तापमान की कमी महसूस हो रही है। यूं कहे कि तापमान बहुत कम महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप दोपहर के समय जाओगे, और दोपहर में शायद 1 घंटा छोड़ो, इस समय आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े हो पाओगे, क्योंकि सूर्य हमारे बहुत नजदीक है, तिरछेपन में बहुत कमी हो चुकी है, यानी अब तिरछापन बहुत ज्यादा नहीं है सूर्य की किरणों का, इसलिए हमें तापमान सीधे बहुत ज्यादा प्रतीत हो रहा है। लेकिन वही जब धीरे धीरे आप देखोगे 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चीजें कम होती चली जा रही हैं और सूर्य की किरणों में जो है कि वृद्धि हो रही है तिरछेपन में, तो तापमान में आपको कम महसूस हो रहा है। तो क्या समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है कि दोपहर में सूर्य की ऊंचाई अधिक होती है, सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो सौर किरण जो है कि कम दूरी तय करती है, जिससे सौर ऊर्जा की प्राप्ति ज्यादा होती है। कम दूरी तय करने का मतलब हो गया कि तिरछेपन में कमी होती है, और जब तिरछेपन में कमी होगी तो टेम्परेचर अधिक मिलेगा ही मिलेगा। तो यही चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि किस प्रकार से तापमान 3 अलग अलग घटकों से प्रभावित होता है, या तीनों अलग अलग घटकों से कैसे परिवर्तित होता है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब आ जाओ इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो हम छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ रहे हैं ना, ये सारे वर्ड्स आपके मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ आपकी जो आरओ का मेंस होगा ऑब्जेक्टिव, वहां पर भी काम आएगा, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अब जरा इसी तापमान की बात अगर हम पृथ्वी के स्थल खंड पे करें, जहां पर हम रहते हैं, उसके बारे में, तब हम इस चीज को ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे अपने से, जिसे हम कह सकते हैं कि समान अक्षांशीय प्रदेश होंगे, सेम लैटिट्यूड होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड में चेंजेस होंगे। लॉन्गिट्यूड में चेंजेस होंगे लेकिन लैटिट्यूड आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे कि अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, तो एक बार को अगर आप देखो तो ये क्या है, एक तरीके से अक्षांशीय विस्तार है इस तरीके से, लेकिन इस पे जो पड़ने वाला ये जो होता है ये देशांतरी विस्तार होता है, ये देशांतरी विस्तार होता है इस तरीके से, जो खड़ी लाइनें होती हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 3 कंडीशन देखने को मिल रही है भाई। एक तो आपको ये वाटर बॉडीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिली है? वाटर बॉडीज देखने को मिली। फिर यहाँ पर ये स्थल खंड देखने को मिला, स्थल खंड से थोड़ा सा ऊंचा जो देखने को मिलेगा ये पठार देखने को मिलेगा, और पठार से थोड़ा सा और ऊंचा जाओगे तो ये आपको पर्वत देखने को मिलेगा, और जब पर्वत कहीं पे उतरेगा तो वहां पे भी एक पठार बनेगा, फिर यहाँ पे जो है कि एक स्थल खंड बनेगा, और फिर हो सकता है यहाँ पर भी एक आपको समुद्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की जब पहली लेक्चर थी ना, जो मेंस ओरिएंटेड लेक्चर जो हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं, इसका जो पहला लेक्चर था जियोमॉर्फोलॉजी से पहले, उस समय मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब इस पे हम स्टडी करेंगे कि जो सूर्य से आने वाली जो 100 यूनिट है, मान लो शॉर्ट वेव रेडिएशन का, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्थल खंड पे, वाटर बॉडीज पे, पहाड़ों पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो देशांतर परिवर्तन कर रहा है भाई। वाटर बॉडीज आपके इस देशांतर तक है, स्थल खंड की बॉडी आपकी कुछ इस देशांतर तक है, फिर पहाड़ों का स्थिति कुछ इस देशांतर तक है। तो इन तीनों ही देशांतरी परिवर्तन में हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक ये चीज जान लो कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये स्थल की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के गर्म होने का दर ठंडा होने के दर की तरह धीमे धीमे होता है। मतलब अगर कोई वस्तु बहुत धीरे धीरे गर्म हो रही है तो उतनी ही धीरे धीरे वो चीज ठंडी भी होगी। अब अगर स्थल खंड और जल की मैं बात करूं, आपको लगता है कि स्थल खंड दोपहर में 2 बजे जो है कि 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गर्म हो चुका है, और 4 बजे 5 बजे के पास हो सकता है कि वो ठंडा हो जाएगा, करीब 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, तापमान बहुत तेजी से गिर गया। लेकिन वाटर बॉडी जैसे महासागर हो गया, समुद्र हो गया, नदियां हो गई, अगर 2 बजे इनका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है तो शाम को 8 बजे तक भी इसका तापमान हो सकता है बहुत कम होगा, तो केवल 11 डिग्री होगा। 12 से घट के केवल 11 पे आएगा, 1 डिग्री का अंतर आएगा, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। क्लियर है? अब यहां पर आप इन चीजों को प्रैक्टिकली देखो, आप इमेजिन भी करके चलना कि हाँ हम ये भारत की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये एक तरीके से बंगाल की खाड़ी मान लीजिए, और यहाँ पे आपको स्थल खंड देखने को मिलेगा, फिर ये प्रायद्वीपीय पर्वत देखने को मिलेंगे यानी प्रायद्वीपीय पठार, फिर यहाँ पे ये पश्चिमी घाट देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से लोकेशन है। पूर्वी घाट से हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे
कि एक मैंने बात लिखी है, जरा दो तीन चीजें फैक्ट के रूप में, कि जो ऊष्मन का दर होता है यानी रेट ऑफ हीटिंग की बात करें तो ये इनवर्स रिलेशन रखती है विशिष्ट ऊष्मा से, जिसका मतलब है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसे गर्म होने में भी अधिक समय लगेगा। और ऑलरेडी मैंने बताया कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है ये स्थल खंड की विशिष्ट ऊष्मा से ज्यादा होती है। कितने गुना अधिक होती है? 5 गुना अधिक होती है। यानी कि अगर मैं 1 घंटा अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं तो स्थल का तापमान हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन समुद्र का तापमान केवल 1 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ेगा। यानी अगर मैंने 1 घंटे तक लगातार गर्म किया तो वाटर बॉडीज का तो तापमान होगा 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 5 गुना तेजी से गर्म हो जाएगा स्थलखंड 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं गर्म होने में भी अधिक समय लेता है। या यूं कहो कि 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए समुद्र को 1 घंटा नहीं बल्कि 5 घंटे का समय लगेगा, और पृथ्वी के स्थलखंड को केवल 1 घंटा लगा। तो यही चीज वो कह रहा है कि भाई ऊष्मन का जो दर है, रेट ऑफ हीटिंग है, ये विशिष्ट ऊष्मा से इनवर्स रिलेशन है। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है कि वार्षिक तापांतर का भी इनवर्स रिलेशन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। वार्षिक तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर क्या होता है? कल की क्लास में या फिर मैंने परसों की क्लास में डिस्कस किया था कि जब तापमान में कोई परिवर्तन होता है दिन की और रात की अपेक्षा, और यही तापमान जो है कि पूरे वर्ष भर एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसे हम दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप दिन के समय राजस्थान में जाइए और रेगिस्तान में आप देखोगे, राजस्थान के रेगिस्तान में दिन में हो सकता है वहां पे 35 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलेगा आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास। लेकिन उतनी ही तेजी से रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक आप देखोगे कि 35 डिग्री से घट के सीधे वो हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। यानी रेत जो है कि जितनी तेजी से गर्म हुई उतनी ही तेजी से वो ठंडी भी हो गई। तो अंतर कितना है? दिन में 35 डिग्री, रात में 10 डिग्री, यानी 25 डिग्री का अंतर देखने को मिला। और वो स्थल खंड है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। लेकिन अगर वाटर बॉडीज की बात करूं जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सामान्यतः अधिक होती है, तो उसका वार्षिक तापांतर बहुत कम होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब तो ये होता है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है उसकी वार्षिक तापांतर कम है। कहने का मतलब है कि अगर आप दिन में देखोगे बंगाल की खाड़ी का तापमान मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस है, तो रात के 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी बंगाल की खाड़ी का तापमान बहुत कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री से घट के 16 डिग्री आ जाएगा। केवल 2 डिग्री का अंतर आया। क्यों? क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक है। भाई किसी चीज को या तो गर्म होने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो उसी तरीके से दोस्तों ठंडा होने में भी बहुत अधिक समय लगेगा। भाई सुबह से जो है कि सूर्य की किरणें बंगाल की खाड़ी पे पड़ रही थी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक जो है कि बंगाल की खाड़ी ठीक ठाक गर्म हो गई, तो अब उतना ही समय उसे ठंडा होने में भी तो लगेगा। अचानक से तो उसका टेम्परेचर गिर नहीं जाएगा जैसे स्थल खंड का गिर रहा है। तो ये भी आपको समझना है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी उसकी ऊष्मन की दर भी कम होगी और उसका तापांतर भी कम होगा, यानी इसमें वर्ष भर तापमान कम होगा। और शायद यही रीजन है कि कोस्टल रीजन पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो सामान्यतः पूरे साल, चाहे वो बरसात का सीजन हो, चाहे वो सर्दियों का सीजन हो, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो, रेगुलर वो फैन को ऑन रखते हैं, फैन चलाते हैं 3 से 4 नंबर पे, और डेली एक कॉटन की पतली सी एक चादर को भी ओढ़ के सोते हैं। चाहे उनके यहाँ सर्दी भी पड़ रही हो तब भी वो कॉटन की एक चादर ओढ़ेंगे और पंखा चलाएंगे, चाहे उनके गर्मी पड़ रही हो तब भी वो एक पंखा चलाएंगे और कॉटन की चादर ओढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल के समीप रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, कोस्टल रीजन में, जिसकी वजह से न तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है न बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि पानी यानी वाटर बॉडीज की विशिष्ट ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, और फिर अगला दिन सुबह आ जाता है जिससे फिर वो गर्म होने लगती है। तो इसी वजह से कोस्टल रीजन में ये अंतर देखने को मिलता है। अब आ जाओ डिटेल से हम समझते हैं। क्या समझेंगे कि भाई समुद्री सतह की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थल की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, जिससे ऊष्मन दर इसका कम होता है और शीतलन दर भी कम होता है। यानी गर्म होने का जो दर है वो भी कम है और शीतलन होने का भी दर कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा है, मतलब कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो आप अगर 1 घंटे गर्म करोगे तो केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही तापमान हो सकता है, और 1 घंटे अगर इसे ठंडा भी करोगे तो शायद हो सकता है कि आधे डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर में गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि इनका जो वार्षिक तापांतर होता है बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। इसीलिए समुद्री सतह के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो सामान्यतः पूरे 1 साल एक ही जैसे कपड़ों में, एक ही जैसे पहनावे में रह जाते हैं। ना उन्हें जैकेट की जरूरत पड़ती है, ना उन्हें टी शर्ट की जरूरत पड़ती है, वो एक जैसे पैटर्न पे रहते हैं। और जैसे जैसे आप तट से दूर जा रहे हो, यानी कोस्टल रीजन से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आप तट से दूर जाते हुए स्थल खंड की ओर आ रहे हो, या
पठारों की तरफ आ रहे हो, तो ऐसे में जो विशेषता आपको यहाँ देखने को मिल रही थी अब वो यहाँ विशेषता देखने को नहीं मिलेगी, जिसका परिणाम होगा कि अब आप पे स्थल का प्रभाव बढ़ने लगेगा, स्थलीय प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण वार्षिक तापांतर में वृद्धि होगी। जैसे मैंने रेगिस्तान का एग्जाम्पल दिया, आपको पठारी क्षेत्रों का एग्जाम्पल दिया कि दिन में अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो रात में तुरंत 10 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पे वार्षिक तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीप की विशेषता देखने को मिलेगी, न कि महासागर की। महासागर की विशेषता तो भाई आपको तट के किनारे मिलती, लेकिन आप तो जा रहे हो तट से दूर, यानी स्थल खंड की ओर जा रहे हो, पठारों की तरफ जा रहे हो, रेगिस्तान की तरफ जा रहे हो, मैदानी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हो। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, एमपी में रहने वाले लोगों को या तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जिसकी वजह से वो रजाई वगैरह ओढ़ते हैं, पंखे उनके कुछ भी नहीं चलाते हैं, फुल जैकेट वगैरह, जूते मोजे सब पहन के चलते हैं, या फिर मई जून के समय वो एसी चलाते हैं, इतनी अधिक गर्मी होती है, और एक पतली टी शर्ट या कॉटन की एक शर्ट डालकर अपना गुजारा करते, चप्पल वगैरह पहन के। ये आपको मैंने बताया उन क्षेत्रों पे जहां पे ये महाद्वीप के आसपास रह रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, स्थल खंड का क्षेत्र हो, या फिर पठारी क्षेत्र हो, या वो रेगिस्तानी क्षेत्र हो। और अगर आप इन क्षेत्रों में रह रहे होगे तो आप तुरंत ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ सर, मई जून में हम बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, जबकि जनवरी के आसपास हम लोग बहुत ठंडे ठंडे कपड़े, मतलब मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें। लेकिन जब आप वही साउथ इंडिया के लोगों को देखते हो या कोस्टल रीजन के लोगों को देखते हो, तो आपको लोग एक जैसे कपड़ों को पैटर्न करते हुए फॉलो देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके पीछे ये सारे कारण होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, तो ये चीज समझ में आ गई कि तापमान का कैसे अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे देशांतरी परिवर्तन होगा तो आपके तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और वो तापमान का परिवर्तन ही तापांतर कहलाता है, यानी ताप में अंतर देखने को जब मिलता है। और इसी को हम एक और चीज कह सकते हैं कि वार्षिक तापांतर कहां पर अधिक होगा, जहां पर स्थल का प्रभाव ज्यादा होगा, और जस्ट इसका अपोजिट होगा कि वार्षिक तापांतर का इनवर्स रिलेशन होगा समुद्रवर्ती प्रभाव। यानी अगर समुद्र का प्रभाव ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे वार्षिक तापांतर कॉमन मिलेगा या कम मिलेगा। अगर समुद्र का प्रभाव कम है अर्थात स्थल का प्रभाव ज्यादा होगा तो वहां पे तापांतर ज्यादा मिलेगा। तो ये बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्थल खंड के आसपास की बातों को कर रहे हैं तो आपको तापमान ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये दोनों चीजें होंगी तापांतर के रूप में। और अगर आप समुद्र के किनारे की बात कर रहे हो, कोस्टल रीजन की बात कर रहे हो, तो वहां पे तापांतर कम मिलेगा, ये नॉर्मल मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वहीं दूसरा है कि सौर विकिरण का जो अवशोषण होता है ये भी इसके इनवर्स रिलेशन पे डिपेंड करता है, पारदर्शिता पे। भाई जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही तो जो है कि सौर विकिरण जो है कि इनवर्स रिलेशन दिखाएगा। तो ये वाली चीज होगी, जैसे ग्लास विंडो हो गई, आयरन विंडो हो गई, ये आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो बताने का पैटर्न था कि आपको तापमान को प्रभावित करने वाले वो सारे कारण बता दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे काम करता है, कैसे जो है कि परिक्रमण कर रही होती है पृथ्वी नॉर्थ पोल से साउथ पोल में 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर सितंबर, मार्च, दिसंबर, जून, इन सभी समय में अलग अलग तापमान कैसे आपके अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित हो रहा है। और इसी तरीके से जब हमने इसको वाटर बॉडीज पे ऑब्जर्व किया, स्थल खंड पे ऑब्जर्व किया और पठारों पर ऑब्जर्व किया, तो इसमें वार्षिक तापांतर में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और यही चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो यहां पर आपने देखा कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी उसकी ऊष्मन दर कम होगी, यानी उसे गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा और उसे ठंडा करने में भी उतना ही समय लगेगा, और उसका वार्षिक तापांतर भी बहुत कम होगा, यानी उसके तापमान में बहुत अंतर कम देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पर महाद्वीप की विशेषता होगी यानी स्थल का प्रभाव होगा, वहां पे वार्षिक तापांतर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि तट से दूर जाने पर देखने को मिलेगा। अब जरा यहाँ पर एक तापीय चालकता जैसा जो टॉपिक है कंडक्टिविटी की मैं बात, इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, जिससे फिर हम अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में या थर्मल चेंजेस के बारे में, जो क्या होता है एडियाबेटिक, डायबिटिक, ये जो आपकी ज्योग्राफी में टर्म्स आती है एडियाबेटिक, डायबिटिक, ये चीज़ें आपको बार बार यूज करनी होंगी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस, आरओ और साथ में यूपीएससी के टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, मेंस ओरिएंटेड नोट्स, मॉडल आंसर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जो कि सबकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कुछ सब्जेक्ट्स की आपको पीडीएफ भी फ्री मिल जाती है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है। और मैपिंग की क्लास जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी एशिया रह गया थोड़ा सा, तो बिल्कुल रह गया, एशिया कंप्लीट करना है और ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट करना है, जो कि आपको 1 से 2 दिन में उसकी भी क्लास देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि चालकता तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में तापीय चालकता की बात हो रही है। और चालकता के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होने के लिए 4 मेथड मैंने आपको बताए थे,
कल के क्लास में या फिर परसों की क्लास में, जिसमें मैंने आपको विकिरण बताई थी, शॉर्ट वेव रेडिएशन से लॉन्ग वेव रेडिएशन तक पहुंचना, यानी कि रेडिएशन के बारे में बात थी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, जिसमें क्या था, निर्वात में जो है कि गति कर रहे थे। लेकिन वही दूसरा मेथड आपको कंडक्टिविटी बताई थी, जिसमें कणों का विस्थापन होता है, ठीक। और तीसरा आपको संपर्क मेथड बताया था, और एक था अभिवहन मेथड। तो यहां पर आप देखोगे कि चालकता में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखना है कि जो ऊष्मा के स्थानांतरण का जो दर है, और यहाँ पे दोस्तों कणों के विस्थापन द्वारा नहीं होता है, बल्कि चालकता में कोई कणों का विस्थापन थोड़े होता है, ये तो संपर्क मेथड से कर्म होता है ना, आसपास के एनवायरमेंट से। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में, तो इसको जरा करेक्ट कर लेना। अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसे अपडेट कर लेना यहाँ पे, कि यहाँ पे कणों का विस्थापन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो कि स्थल की अपेक्षा जो जल की सतह होती है, भाई स्थल खंड की अपेक्षा जो वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलती है, चाहे वो तालाब हो, झील हो, नदी हो, झरना हो, समुद्र हो, इनकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब कि इनके गर्म होने और ठंडे होने में जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है, और इस वजह से इनकी तापीय चालकता भी अधिक होती है। साथ में वाटर बॉडीज की पारदर्शिता अधिक होती है कि नहीं होती है। आप पानी में देखोगे कि आपको हो सकता है, अगर एक अच्छा पानी होगा, साफ पानी होगा, तो आपको 1 से 2 मीटर की गहराई तक साफ साफ दिखेगा। पानी के नीचे जो पत्थर होते हैं, मछलियां तैर रही होती हैं, जो कंकड़ होते हैं, वो सब दिखता है साफ साफ। लेकिन क्या स्थल खंड पारदर्शी होता है क्या? आप कितना भी देख लो, स्थल खंड के नीचे आपको दिखेगा नहीं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या है, क्योंकि वो शीशे की तरह थोड़ी होती है। जबकि वाटर बॉडीज की पारदर्शिता अधिक होती है, और इसके कारण यहाँ पे ऊष्मन दर यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ऊष्मन दर यहाँ पे कम देखने को मिलता है, यानी कि लंबे समय में जो है कि कम टेम्परेचर ही ग्रहण कर पाते हैं। ये लंबे समय तक गर्म करोगे तब भी कम टेम्परेचर ग्रहण करते हैं, इसी को हम ऊष्मन दर कहते हैं। वहीं वाष्पीकरण की जब क्रिया होती है, इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन स्थल खंड पे थोड़े होता है, पानी का होता है ना। अब चाहे वो पेड़ पौधों के पत्तों में पानी हो, या उनके फ्रूट्स में पानी हो, या फिर डायरेक्टली नदी, झील, झरने, तालाब, समुद्र, महासागर में जो पानी है, उसका जब इवेपोरेशन होगा तो जल की सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जिसके कारण शीतलन की प्रक्रिया होती है। कौन शीतल होता है? कल की क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार से इवेपोरेशन के माध्यम से जो जल के सतह की जो संवेदनशील ऊष्मा होती है, वो ऊपर जाके भाप के रूप में चेंज होती है, और वो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में जो वाटर बॉडीज की जो संवेदनशील ऊष्मा थी, वो जब भाप में बदल गई तो वाटर बॉडीज ठंडी हो गई। अब यहाँ पे फिर से समझ लो, मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारी एक वाटर बॉडीज है, चलिए मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारी एक वाटर बॉडीज है, ठीक है, ये वाटर बॉडीज है, झील वगैरह, नदी, जो भी समझ लो। यहाँ पर अभी जो है कि आपका तापमान अधिक है, ठीक है, अभी मान लेते हैं तापमान अधिक है। लेकिन जैसे जैसे इवेपोरेशन की क्रिया हुई, सूर्य के द्वारा जब प्रकाश आने लगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऊपर की ओर चले गए, यानी भाप बन के जो है कि ऊपर उड़ गए। और जो यहाँ पे संवेदनशील ऊष्मा थी दोस्तों, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो यहाँ पर जो है कि भाप के रूप में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ की जो ऊष्मा थी वो तो खत्म हो गई, और ऐसे में अब टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर वाटर बॉडीज का कम हो गया। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि वाष्पीकरण से जो जल की सतह थी, जिससे ऊष्मा का जब स्थानांतरण हो गया, तो भाई जल की सतह कैसी हो गई, शीतलन हो गई, यानी ठंडी हो गई। इस चीज को समझना है। आप कहोगे कि सर अभी तो आप संवेदनशील ऊष्मा में बता रहे थे, फिर वो गुप्त ऊष्मा में चली गई, तो वाटर बॉडीज कहाँ ठंडी हो गई? वाटर बॉडीज तो गर्म ही रहेगी। ऐसा नहीं है। जब भाई वाटर बॉडीज में पहले से टेम्परेचर का मान बढ़ रहा था, जब सूर्य की किरणें लगातार इस पे आ रही थी, तो तापमान बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो सूर्य के तापमान से क्या होने लगा कि इवेपोरेशन होने लगा, भाप बन के पानी ऊपर जाने लगा, तो संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई, यानी सेंसिबल हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई। और ऐसे में वाटर बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो गया, गिरने लगा। अब जब वाटर बॉडीज का टेम्परेचर गिर गया है, तो यहाँ पर रहने वाले लोग या इसके आसपास के सराउंडिंग एरिया में लोगों को ठंडक महसूस होगी। और शायद यही कारण है कि तट के किनारे बैठने पर या गोवा जैसे बीच पर घूमने पर आपको ठंडक का एहसास होता है गर्मी के समय। क्यों? क्योंकि गर्मी में सूर्य की किरणें जो है कि ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा धूप निकलती है, और ऐसे में जब सूर्य की किरणें इवेपोरेशन के माध्यम से उस वाटर बॉडीज की सेंसिबल हीट को लेटेंट हीट में कन्वर्ट कर देती है, गुप्त ऊष्मा में, तो आसपास के एरिया में वाटर बॉडीज ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शाम में ठंडक महसूस होती है। अब इसकी डिटेल अगर हम समझते हैं, अगर मैं कहूँ गर्मी के ऋतु की बात करूं, तो पहली चीज, गर्मी है तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? सन देखने को मिलेगा। हालांकि मिलता तो शीत ऋतु में भी है सन, लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। यही चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए ना, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो मैं
प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे बिल्कुल प्रॉमिसिंग तरीके से कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक बार मजबूत हो गया तो आप हर चीज को, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ऐतिहासिक घटना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर आपकी ज्योग्राफी हो, इस चीज को कोरिलेट बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं कहता हूं कि जहां की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की होगी, वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की आर्थिक व्यवस्था उसी प्रकार से होगी। कोस्टल रीजन पे अगर मछली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो वहां की सामाजिक स्थिति के साथ लोगों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो मछली उत्पादन पर ज्यादा निर्भर होगी, क्योंकि ये ज्योग्राफी से निर्धारित हो रहा है। वहां आप चाहकर भी खेती नहीं कर सकते गेहूं की, क्योंकि वहां पे दशाएं है ही नहीं। बाढ़ आएगी, बार बार गेहूं और धान की खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप मछली पालन कर सकते हो, वहां पे फिश इंडस्ट्री चला सकते हो। तो ये चीजें आपको पता हो जाएंगी जब वाटर बॉडीज या यूं कहूं कि ज्योग्राफी का आप सिनेरियो समझ पाओगे। और इतना आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, डेली 2 से 3 पेज ही डिस्कस करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके सारे तैयार कराता हूँ। अब जैसे अगर मैं गर्मी की ऋतुओं की बात करूं तो यहाँ पे हमें सूर्य देखने को मिलेगा। जब गर्मी में बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो क्या देखने को मिलेगा भाई, दिन में वाष्पीकरण हो रहा होगा कि नहीं, तो जल की सतह का तापमान क्या होगा, गिर जाएगा। यानी स्थल की अपेक्षा जो है कि जल की सतह का तापमान गिरेगा कि नहीं गिरेगा भाई। जब सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं तो स्थल की अपेक्षा ही तो गिरेगा। स्थल पे गर्मी पैदा होगी, लो प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि वहां पे कोई इवेपोरेशन नहीं होता है। वाटर बॉडीज थोड़े स्थल खंड पे जहां जहां वाटर बॉडीज होगी बस वहीं पे तो जो है कि इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और जल के सतह का तापमान डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम शीत ऋतु में देखें तो यहां पर भी सूर्य हमें देखने को मिलता है, लेकिन सूर्य इतना गर्माहट वाला नहीं होता, इतनी हीट पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ऐसे में ऊष्मा निष्कासन होता ही नहीं है। जो लेटेंट हीट कन्वर्ट हो रही थी, यानी सेंसिबल हीट जो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही थी यहाँ पे वाष्पीकरण के माध्यम से, वो यहाँ पे होते ही नहीं है। और ऐसे में जल की सतह का तापमान हाई बना रहता है, जो धीरे धीरे जो है कि तापमान के माध्यम से जो वाटर बॉडीज गर्म होती है, तो ये स्थल खंड की अपेक्षा यहाँ पे गर्म होता है। अब दोनों में अंतर देखो, आप गर्मी की ऋतुओं में क्या करते हो कि यार चलो समुद्र के किनारे कहीं घूम के आते हैं, कहीं झील के किनारे घूम के आते हैं, कहीं वाटर बॉडीज के किनारे घूम के आते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि दिन में इवेपोरेशन के माध्यम से वाटर बॉडीज की जो सेंसिबल हीट थी वो तो चली गई लेटेंट हीट में, भाप में बदल गई, और ऐसे में जल की सतह का तापमान गिर चुका है। इस वजह से आपको गर्मी में वाटर बॉडीज के किनारे ठंडक महसूस होती है। इसीलिए आप अक्सर गर्मी के समय में क्या होता है, कोस्टल रीजन पे घूमने चले जाते हो अपनी फैमिली के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, चाहे गोवा चले गए, तमिलनाडु चले गए, उड़ीसा चले गए, केरल चले गए, कहीं पर भी चले गए, आपने देखा कि गर्मी के समय वहां पे ठंडक महसूस होती है और बढ़िया मजा आता है। लेकिन वही शीत ऋतु में भी आप उसी जगह जाना प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि ठंडियों में आपको उत्तर भारत में तो खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है हिमालय की वजह से, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी बिहार में। तो आप सोचते हो कि यार क्यों ना दोस्तों के साथ या परिवार के साथ चला जाए साउथ इंडिया घूमने, और वहां जाके देखते हो कि यार सूर्य का प्रभाव तो बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण तो हो नहीं रहा है, तो वाटर बॉडीज की जो हीट है वो कम निकल पा रही है, वाटर बॉडीज में हीट बनी हुई है, जिसकी वजह से जल की सतह का तापमान जो है कि गर्म है स्थल खंड की अपेक्षा। और ऐसे में जल की सतह के किनारे बैठने पे, घूमने पे आपको गर्माहट महसूस होती है, और ठंडियों में भी गर्माहट ही तो चाहिए होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का परिवर्तन और शीत ऋतु का परिवर्तन, ये दोनों ही चीजें आपने कैसे ऊष्मा के स्थानांतरण के पैटर्न पे सीखा, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लो, चलो इस पॉइंट को तो मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है वाटर बॉडी से, ये बल्कि थर्मल चेंजेस से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजें समझ ली होंगी, उम्मीद करता हूं अब यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार तो क्या करना है आपको पता है, फॉलो कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसपे लगभग 7000 से अधिक फैमिली हमारी जुड़ चुकी है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे अलग अलग पीडीएफ्स वगैरह लोग पोस्ट करते रहते हैं, साथ में मैं भी डिस्कस करता हूं आपसे अगर कोई इशू होता है, और मैं क्लासेस वगैरह की अपडेट भी वहीं पे सबसे पहले देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।